हाँ, अभी भी अंजलि पाराशर, अंकिता झा, पंचमी अधिकारी, रश्मि, ये सभी लोग अपने इसके माइक्स बंद करें। जब मैं प्रश्न पूछूं या आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो अपने माइक को खोलें और उसके बाद आप लोग उत्तर दें, लेकिन जब तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तब तक अपने माइक को बंद करें। अंजलि पाराशर, माइक बंद करो। पंचमी अधिकारी, माइक बंद। पंचमी अधिकारी, माइक बंद करें। हाँ, ठीक है। क्योंकि जब तक ऐसी आवाज नहीं आएगी मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगी। पंचमी अधिकारी, अपने माइक को बंद करें। हुआ मैम? हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने कल करण संज्ञा पढ़ी थी। करण संज्ञा होने के कारण फलस्वरूप कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसी के साथ साथ में तृतीया विधायक सूत्र और भी हैं, और भी कुछ सूत्र हैं जिसके द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। पहला सूत्र हमने कल पढ़ा था कि कर्तृकरणयोः तृतीया। यह सूत्र कह रहा था कि कर्ता में और करण में, अनविहित कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। हाँ, तो आज हम कुछ और भी सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कि हमारे पास 5 सूत्र और हैं जो कि तृतीया विभक्ति करता है। कौन कौन से? अपवर्गे तृतीया, ठीक है। सहयुक्ते अप्रधाने, येनांग विकारः, इत्थं भूत लक्षणे, संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। और इसी के साथ साथ में 3 वार्तिक भी हैं, ठीक है। एक है प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम वार्तिक है, और दूसरा वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। इसी के साथ साथ में एक पक्किका भी है जो कह रही है कि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। इस प्रकार से ये सारे के सारे आज का पाठ रहेगा। ये सारे सूत्र आज के पाठ में रहेंगे, ठीक है। 5 सूत्र हैं, 2 वार्तिक है और एक पक्किका है, ठीक। इसके अलावा भी कुछ सूत्र हैं जो कि तृतीया विभक्ति करती हैं, जो कि अलग अलग सूत्रों में अलग अलग प्रकरण में कहे गए हैं। जैसे पंचमी विभक्ति करते समय पर भी पृथक विना नाना विस तृतीया न्यतरस्याम सूत्र जो था वो भी तृतीया विभक्ति कर रहा है। ऐसे ही करके कुछ और भी सूत्र हैं जिसको हम थोड़े भी अभी हम सारांश रूप से ही पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले आज की कक्षा में प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, जो कि आपका कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र में जब आपके पास सिद्धांत कौमुदी होगी, सिद्धांत कौमुदी में आप सभी लोग देखें कर्तृकरणयोः तृतीया जो सूत्र है उसी सूत्र में ही प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम यह वार्तिक भी दिया गया है। आप सभी के सभी बच्चे अपने पास में सिद्धांत कौमुदी रखें अभी, ठीक है। और सिद्धांत कौमुदी में देखें, क्योंकि अभी सिद्धांत कौमुदी का पाठ हो रहा है तो आप लोगों के पास सिद्धांत कौमुदी अवश्य होगी ही। तो सिद्धांत कौमुदी को खोलें, कर्तृकरणयोः तृतीया यह सूत्र निकालें, ठीक है, जो कि 561 नंबर का सूत्र है। 561 नंबर का सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया, यह सूत्र है।
इस सूत्र में आप लोग देखें कि बीच कर्तृकर्णयोः तृतीया का उदाहरण दिया जाता है रामेण बाणेन हतो बालिः। इसके पश्चात ही लिखा हुआ है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्। प्रकृत्यादिभ्यः, प्रकृत्यादि गण है, ठीक है। तो प्रकृति आदि गणों में पठित शब्दों से भी क्या होती है, तृतीया। अभी तृतीया का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर तृतीया करेंगे। प्रकृत्यादि गणों में पठित सूत्रों से, शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। यह उपपद विभक्ति विधायक सूत्र है, ठीक है ना। ये सूत्र जो है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, आप लोगों के जैसे हरियाणा टेट, जो हरियाणा टेट की परीक्षाएं दे रहे होंगे, उन परीक्षाओं में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है, और नेट परीक्षाओं में तो पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। कि प्रकृत्यादि गणों में जैसे चारु, ये देने पर प्रकृति शब्द से कौन सी विभक्ति होगी, ऐसा करके प्रश्न कई बारी प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी आता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्रकृति आदि गणों से पठित इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, ठीक। तो प्रकृति से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। उपसंख्यानम क्या है, जब भी जो वार्तिक होता है, तो काशिका यहाँ पे कात्यायन के जो भी वार्तिक है उसमें प्रायः करके आपको उपसंख्यानम यह शब्द मिलेगा, ठीक है। उपसंख्यानम का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि इसको द्विरावृत्ति की गई है, कि इसको भी जोड़ देना चाहिए इसमें, कि प्रकृति आदि गणों में पठित शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई और भी विभक्ति प्राप्त होगी। तो प्रकृति आदि गण में पठित कौन कौन से शब्द हैं, पहले तो ये देखते हैं। आपके पास कॉपी हो और पेन हो तो आप लिखें, लिखिए। सबसे पहला शब्द है प्रकृति, प्रकृति। दूसरा है प्रायः, प्रायः। प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, विद्रोण, पंचक, सहस्र, सुख और दुख, ठीक है। इन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। एक बार फिर बोल दीजिए ना। हाँ, प्रकृति पहला है, ठीक है। प्रकृति शब्द में बोलूं, सभी के उदाहरण दूंगी, तो उसी में सबसे पहले हम आते हैं प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति क्या कह रहा है कि प्रकृति में भी तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। यहाँ पे पहले यदि यह वार्तिक नहीं होता तो शेषे षष्ठी से षष्ठी विभक्ति होती, क्योंकि ये संबंधवाची शब्द है। स्वभाव संबंधिता चारुता उसमें है, यानी कि स्वभाव से वह चारु है ऐसा कहना, सुंदर है ऐसा कहना, ठीक है। ऐसे में लेकिन षष्ठी का अपवाद को बाद करके यहाँ पे प्रकृत्या चारु ऐसा करके प्रयोग होगा, ठीक है। यद्यपि महाभाष्यकार ने इसका प्रत्याख्यान किया है कि इस वार्तिक की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसको हम अभी थोड़ी देर में चलेंगे कि वहां पर ऐसा क्यों कहा गया है। तो पहला लिखते हैं हम, प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, स्वभाव। यहाँ पे हमारा अर्थ ये होगा कि स्वभाव संबंधिता चारुत्व जो है वह किसी व्यक्ति में है। तो सह प्रकृत्या चारुः ऐसा करके होगा। प्रकृति में हमने यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाई है। कौन सी वार्तिक से, कौन सा वार्तिक अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। कौन सा वार्तिक पढ़ा, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। हाँ, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, प्रकृत्यादि गणों में पठित शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है, ठीक। अगला हम चलते हैं, इसी प्रकार से उदाहरण है
प्रायेण याज्ञिकः, प्रायेण याज्ञिकः। यहाँ पे प्राय शब्द जो है अधिकतर वाची का शब्द है। कभी कभी अधिकतर वह क्या है, याज्ञिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो प्राय शब्द है वह किसका वाचक शब्द है, बहुल आचार, मतलब कभी कभी उसका आचार ऐसा होता है। इस अर्थ में यहाँ पर प्राय शब्द का पाठ किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुल आचार संबंधी याज्ञिकत्ववान रामः। ठीक है, तो रामः प्रायेण याज्ञिकः, वशिष्ठः प्रायेण याज्ञिकः। वशिष्ठ जो है वह प्रायः आचार रूप से अधिकतर हर तरीके से वह याज्ञिक ही है, ऐसा करके इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, समझ में आई? प्राय में यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुई है, कौन से वार्तिक से बोलिए? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्। उपसंख्यानम्। हाँ, इस वार्तिक से। अगला है गोत्र। ठीक है, गोत्र में भी ऐसा ही होता है। तो गोत्र में क्या हो जाएगा, जैसे कि यही प्रत्यय अगर हमने गर्ग में किया तो रूप बनेगा गार्ग्य गोत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपत्य होने पर, यदि तृतीय वंश में अपत्य है तो वहां पर गोत्र संज्ञा हो जाती है, और गोत्र संज्ञा रहने पर गर्ग से यही प्रत्यय होता है। ठीक है, गर्गादिभ्यो यही सूत्र से, तो यहाँ पर यही प्रत्यय होगा। तद्दिते श्वचामादेः सूत्र से हम आदि अच की वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास रूप बनेगा गार्ग्यः। हाँ, तो गोत्रेण गार्ग्यः, वह किस गोत्र का है, तो गार्ग्य गोत्र का है। यदि यहाँ पर यह वार्तिक नहीं होता तो हम ऐसा भी कह सकते थे कि गोत्रः गार्गः। ठीक है, कि उसका गोत्र है गार्ग्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे गार्ग्य के साथ वह विशेषण रूप में रहता तो प्रथमांत हो जाता, तो प्रथमा को बांधने के लिए यह वार्तिक लाया गया, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्। इस वार्तिक के द्वारा क्या होगा कि प्रथमा का बाध हो जाएगा और यहाँ पर तृतीया हो जाएगी, तो गोत्रेण गार्ग्यः ऐसा रूप यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई? अगला मैंने शब्द बताया था आपको सम। सम जैसे समेन गच्छति, समेन एति, आपके इस सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण है समेन एति, मतलब सीधे रास्ते से जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे रास्ते से जाया जाता है। यहाँ पर जाने का आधार जो है वह आपका सम है शब्द, इसीलिए यहाँ पर आपकी ये तृतीया प्राप्त थी, सॉरी अधिकरण प्राप्त था। अधिकरण को बाध करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा अब कि समम गमनम करोति, सीधे सीधे चलता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे चलता है, ऐसा करके अर्थ हो जाएगा। तो समम गमनम करोति, समम समेन गच्छति, समम गमनम करोति, विषमे, अच्छा विषमेण गमनम करोति अर्थात विषमेण गच्छति, विषमम गमनम करोति का क्या हो जाएगा, विषमेण गच्छति। हाँ, यहाँ पे भी हम प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम सूत्र से, सॉरी वार्तिक से ही हम तृतीय विभक्ति करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमारा हम पहुंच गए। अगला है द्विद्रोण। द्विद्रोण, ठीक है, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, वह क्या करता है कि दो द्रोण से धन को खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे द्विद्रोण में समाहार द्वंद्व है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्थ ये होगा कि द्विद्रोण संबंधी,
धान्य को लेता है। यहाँ पे संबंध होने के कारण षष्ठी की प्राप्ति थी, किंतु यहाँ पर तृतीया हो जाएगी इस वार्तिक से। ठीक मैम है ये ना? मैम लवकुश शर्मा ने अपना म्यूट नहीं कर रहा था, मैम बोल लो इसको थोड़ा। लवकुश म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट कर दिया उसने। जिसको प्रश्न पूछना हो, जब मैं कुछ बोलूं आपको बोलने के लिए, तो ही अपने माइक को ऑन करके बोलें और उसके पश्चात अपने माइक को बंद कर दें। ठीक है? जब पूछना हो तो पूछें और उसके बाद अपने माइक को बंद कर दें। ठीक? तो हम लोग थे द्विद्रोणेन, तो ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि द्विद्रोण परिमित धान्य को वह लेता है। तो एक तो ये भी हो गया, और दूसरा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में आपने देखा था परिमाण शब्द भी है, तो द्विद्रोण के साथ परिमाण मात्र में प्रथमा भी की भी प्राप्ति है, तो उसको बाधता है यहाँ यह वार्तिक। ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं, मैंने बताया था आपको सुख। ठीक है? तो सुख में जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, सुखेन गच्छति। ठीक है? दुखेन गच्छति, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि सुखजनक वह जा रहा है, कुछ ऐसी बात हुई जो कि बहुत खुशी है। तो यहाँ पर यह क्रिया विशेषण होने के कारण यहाँ पे द्वितीया की प्राप्ति थी कर्मणि द्वितीया से, किंतु द्वितीया को बाध करके यह सूत्र प्राप्त होता है। कौन सा वार्तिक प्राप्त होता है? कौन सा वार्तिक होगा? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। हाँ, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम होगा। बहुत बढ़िया। ठीक, तो इस प्रकार से प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। इस प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम में एक और शब्द भी है, नामना सुतीक्ष्णः। जैसे नाम से सुतीक्ष्ण है। ठीक है? तो यहाँ पर भी हम उनका परिचय दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञाप्य ज्ञापक भाव है, इसीलिए हम यहाँ पे भी प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम सूत्र वार्तिक से यहाँ पे तृतीया विभक्ति कर देंगे। ठीक है? यद्यपि महाभाष्य ने इस वार्तिक का खंडन किया है कि इस वार्तिक की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हम लोग जैसे प्रकृत्या चारु कह रहे हैं। ठीक है? प्रकृत्या चारु जो है हेतु च सूत्र है, उसके द्वारा भी सिद्ध हो सकता है कि प्रकृत्या ज्ञाप्य रहेगा और ज्ञापक होगा चारु। क्या पता चल रहा है? चारु है। कैसे पता चल रहा है? वो क्योंकि स्वभाव ही उसका ऐसा है। तो ये बात हेतु सूत्र से ही सिद्ध हो जाती, इस वार्तिक की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा करके बोला गया है। ठीक है? अगला है जैसे प्रायेण याज्ञिकः, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इत्थम भूत लक्षणे, ऐसा करके बताया गया है कि इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से ही पता चल जाता कि प्रायेण याज्ञिकः। ठीक है? इत्थम भूत लक्षण बता रहा था कि जहाँ पे किंचित प्रकार के ज्ञान को बताया जाए उसको हम कहते हैं इत्थम भूत लक्षण। इत्थम भूत लक्षण में ही इसका प्रयोग हो सकता था, इस वार्तिक की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है? ऐसे ही करके हम चलते हैं समेन एति या विषमेण एति। ठीक है? वो गोत्रेण गार्ग्य में भी इत्थम भूत लक्षणे से प्रयोग हो सकता था, समेन एति। यहाँ पे तो क्योंकि उस मार्ग, हम ऐसा कह सकते हैं कि समेन पथा गच्छति, समेन पथा एति, मतलब टेढ़े रास्ते से जाता है, सीधे रास्ते से जाता है। तो यहाँ पे रास्ते का विशेषण सम को करके हम कर्तृकरणयोस् तृतीया, साधक तमम करणम से पद की हम करण संज्ञा करके यहाँ पे कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला चलते हैं सुख। अगली जगह पर भी जैसे नामना तीक्ष्ण, यहाँ पे भी इत्थम भूत लक्षणे से प्राप्त हो जाता। तो हम लोगों ने देखा कि इस वार्तिक की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि महाभाष्य ने प्रत्याख्यान किया है। किंतु तब भी कहा गया है कि वार्तिक को विरुक्त भी वार्तिक होती ही है, इसीलिए यह वार्तिक लिखा गया है। इस वार्तिक से प्रकृत्यादि गणों में पठित जितने भी शब्द हैं उनसे तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर हो गया ये वार्तिक आपको? ये वार्तिक आप सभी को क्लियर है? जी मैम, क्लियर हो गया।
अगली वार्तिक पे हम लोग चलें। जी मैम। यदि किसी को कोई इस वार्तिक में समस्या हो तो बताएं। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग बताएं। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं मैम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा अपवर्गे तृतीया। क्या सूत्र है? अपवर्गे तृतीया। हाँ, अपवर्गे तृतीया। हाँ, आप लोग देख रहे हैं इस सूत्र में दो पद आप लोगों ने देखा है। सूत्र में जो दिख रहा है कितने पद दिख रहे हैं? दो पद। कौन कौन से? कौन कौन से? अपवर्गे तृतीया। एकम अपवर्गे हाँ। और तृतीया। अपवर्गे और तृतीया, ठीक है ना। तो अपवर्गे और तृतीया, इस प्रकार से इसमें दो पद दिख रहे हैं। ठीक, इससे पहले एक और सूत्र है कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। ठीक है, तो यहां से कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे की भी अनुवृत्ति यहाँ पर हो जाती है। ठीक, अब क्या अर्थ हुआ? कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया भवति। क्या अर्थ होगा? फिर से आप लोग बोलिए। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया भवति। हाँ, ठीक है। पंचमी अधिकारी आप बताइए क्या बोलेंगे आप? पंचमी अधिकारी क्या मैम बोलो, बोलेंगे इसका अर्थ? हाँ, अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके। अनम्यूट करो और फिर बोलो। हाँ, इसमें किसकी अनुवृत्ति होगी? विभव जी, आप बोलिए। विभव जी, हाँ, तो यहाँ पे बताइए। रंत्य संयोगे अपवर्गे तृतीया। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। और अंकिता आप बताओ क्या अर्थ होगा? अंकिता। कालाध्वनो रत्यंत अपवर्गे तृतीया भवति। अत्यंत संयोगे अपवर्गे, दो तीनों चीजों को बोलना है। अत्यंत संयोगे अपवर्गे, ठीक है। हाँ, शालिनी आप बोलो। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया। अपवर्गे भूल गए हो? अपवर्गे तृतीया। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया, ठीक है। निरूपाधर आप बोलो। कालान्धेव अत्यंत संयुगे अपवर्गे तृतीया। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया। तृतीया। हाँ, दिवेश बोलो। दिवेश। कालाध्वनो अत्यंत। जी मैम। हाँ, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया भवति। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका अर्थ हो जाएगा कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया भवति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, काल और अध्वन के अत्यंत संयोग रहने पर कालाध्वनों में कौन सी विभक्ति हुई? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। काल और अध्वन के अत्यंत संयोगे, यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। काल और अध्वन के अत्यंत संयोग रहने पर, ठीक है। और अपवर्गे में भी कौन सी विभक्ति हुई? अपवर्गे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। और तृतीया में प्रथमा विभक्ति है। तो जहां पे भी प्रथमा विभक्ति होती है वह क्या होता है कि वह वहां पर
एक वही विधान होगा, तृतीया का विधान होता है। कब होता है? जबकि काला धनोः अत्यंत संयोगे अपवर्गे, यहाँ पे जो अपवर्गे है वह विशेषण है। कैसा अपवर्ग होना चाहिए? तो काला ध्वनोः अत्यंत संयुक्त वाला अपवर्ग होना चाहिए। ठीक है, अपवर्गे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, काला ध्वनोः अत्यंत संयोगे तो समझ में आया, लेकिन हमें अपवर्ग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो आप लोगों में से कुछ बच्चे यदि तर्क भाषा की कक्षा करते होंगे तो वह जानते होंगे कि हम कोई भी दर्शन को या कुछ भी यदि हम पढ़ते हैं तो उसका क्या लक्ष्य रहता है हमारा? अपवर्ग होता है। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है, मोक्ष। हाँ, यहाँ पे हम फल प्राप्ति ही करेंगे, वहां पर भी मैं आ रही हूँ। ठीक है, पहले आप समझिए, अपवर्ग का मतलब कहा जाता है मोक्ष, लेकिन यहाँ पर हम मोक्ष नहीं लेंगे, लक्षणा से हम यहाँ पर ये लेंगे कि क्योंकि अपवर्ग क्या है? फल की प्राप्ति होना। हम किस लिए न्याय पढ़ते हैं, हम किस लिए दर्शन पढ़ते हैं? कि हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो। ठीक, मोक्ष की प्राप्ति, हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए ही हम क्या करते हैं? हम कुछ भी चीजें पढ़ते हैं। तो अपवर्ग जो है वह प्रायः करके सब जगह फल के द्वारा ही उक्त होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इधर अपवर्ग से हम फल लेंगे। ठीक है ना, तो अपवर्ग का मतलब हो जाएगा फल प्राप्ति ही। ठीक है, किसकी फल प्राप्ति? तो क्रियायाम फल प्राप्ति ही, क्रिया में फल प्राप्ति होनी चाहिए। अपवर्ग दोनों जगह होगा। यदि आप साधना करते हैं तो भी हमें अपवर्ग मिलेगा, यदि हम क्रिया करते हैं तो वहां पे भी फल प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे हमें क्रियायाम अपवर्ग ही लेंगे, साधनायाम अपवर्ग हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्लियर हुआ। ठीक है ना, तो फल प्राप्ति ही। फल प्राप्ति कब तक? फल प्राप्ति क्रिया परिसमाप्ति होनी चाहिए, मतलब तब तक क्रिया होती रहे जब तक कि फल की प्राप्ति नहीं हो जाए। ऐसे में उस क्रिया के साथ यदि काल का और अध्वन का अत्यंत संयोग रहेगा तो ही हम यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगाएंगे। हमने तो परसों ही पढ़ा था काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था काल और अध्वन का यदि क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहेगा तो वहां पर हम कौन सी विभक्ति कर देते थे? द्वितीय विभक्ति करते थे। किंतु यदि वहां पे फल की प्राप्ति भी होगी तो द्वितीय को भी बाध करके यहाँ पर तृतीया की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? यदि आप काल के साथ अच्छे से संबंध होगा तो वहां पर क्या होगा? द्वितीया की जगह तृतीया की प्राप्ति हो जाएगी। तृतीया किससे प्राप्त थी? काला धनुर अत्यंत संयोगे से, और अपवर्गे तृतीया से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई मतलब बहुत ज्यादा क्रोश में पूरे दिन रात उसने पढ़ाई की और उसको उसमें कुछ आ गया, तो अहना अधीतः, दिन भर उसने पढ़ाई की और उसको आया भी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे आपके सिद्धांत कौमुदी में भी है कि मासेन अनुवाकः अधीतः, महीने भर उसने, अनुवाक किसको कहते हैं? वेद के एक प्रकरण को हम अनुवाक कहते हैं, एक भाग को। ठीक है, तो वेद का एक अध्याय उसने पढ़ा है तो वो हो गया मासेन अनुवाकः अधीतः, और उसको ज्ञात भी हुआ। ठीक, अब वर्गे तृतीया से फल प्राप्ति लेनी है। कब तक फल प्राप्ति? जब तक क्रिया की जब तक फल की प्राप्ति न हो तब तक क्रिया की जब तक क्रिया की परिसमाप्ति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि फल की प्राप्ति न हो जाए। बात समझ में आई? तो वैसे में आपकी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया भी है कि काल के उसमें कहा गया अहना अनुवाकः अधीतः, दिन भर उसने वेद का एक अध्याय पढ़ा और उसको याद भी कर लिया, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरा क्या बताया गया कि जैसे अध्वनवाची में अध्वन का मतलब क्या होता है? अध्वन का अर्थ मार्ग। मार्ग। मार्ग के साथ भी यदि क्रिया का संबंध अत्यंत संयोग रहेगा तो वहां पर भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि क्रोशेन अनुवाकः अधीतः, वो कोस भर जा रहा था और जाते जाते पढ़ रहा था, उसने जाते जाते ही याद भी कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोशेन अधीतः, ऐसा करके। ठीक है ना, समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही साल भर पढ़ा, हमेशा पढ़ता था, याद भी कर लेता था, तो संवत्सरेण अनुवाकः अधीतः, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष पूरा उसने पढ़ा और अनुवाक उसने स्मरण भी कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? अपवर्गीय तृतीया इस प्रकार से समझ में आ गया है। इसी प्रकार से योजनेन अनुवाकः अधीतः, वह एक योजन चलता रहा और उसने चलते चलते में ही अनुवाक को पढ़कर तैयार कर लिया। इसको हम यहाँ पर तृतीया विभक्ति इसलिए लगेगी कि उसने उसको ग्रहण किया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अपवर्गे किम, अपवर्ग क्यों कहा गया? तो अपवर्ग इसलिए कहा कि मासम अधीतः न गृहीतः, कि मास भर पढ़ा तो लेकिन उसको आया नहीं। मास भर वह निरंतर पढ़ रहा था किंतु उसको आया नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय विभक्ति करेंगे। ठीक है, समझ में आई ये भी दिक्कत? ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगले सूत्र में चलें। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक, तो ये बता रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र में सबसे पहले आप लोग बताएं कि कितने पद हैं? 3। सहयुक्ते प्रधाने में कितने पद हैं? त्रयः पदानि सन्ति, त्रीणि त्रीणि पदानि सन्ति। त्रीणि पदानि, आम्, त्रीणि पदानि सन्ति। तो त्रीणि पद तो यहाँ पर नहीं है, सहयुक्ते शब्द दो है, पदाना, तो 2 पद है। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि सहयुक्ते और अप्रधाने में कौन सा, कैसे संधि हुई है? पूर्व कौन से सूत्र से? इंगः पदान्तर। हाँ, एंगः पदान्ता दति सूत्र से ही यहाँ पर ये जो है पररूप हुआ है। ठीक है, पूर्व रूप हुआ है। वो सहयुक्ते प्रधाने ऐसा करके हुआ है ना, तो यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है। तो अब हम चलते हैं सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते का क्या अर्थ हुआ? तो सहयुक्ते कह रहा है यहाँ पे एक अर्थ शब्द के, सहयुक्ते का हम 2 तरीके से समास करते हैं। सह इत्यस्य योगे, सह के योग में अप्रधान की में तृतीया विभक्ति हो जाती है। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या हो जाएगा? सह अर्थेन युक्ते, यहाँ पे अर्थ का अध्याहार हो जाएगा, यानी सह इसके अर्थ के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आई? तो सह के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है और सह इस अर्थ में जितने भी पद प्रयोग किए गए हैं उसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पुत्रेण सह आगतः पिता, ये प्रयोग कहा गया है, पुत्रेण सह आगतः पिता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यद्यपि आगमन क्रिया जो है पिता भी कर रहा है और पुत्र भी कर रहा है, ठीक है, किंतु यहाँ पर पिता के प्रधान होने के कारण यहाँ पर अप्रधान पुत्र में
क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी सह के योग में। ये प्रधान और अप्रधान क्या है, जिसका क्रिया के साथ में साक्षात संबंध हो, जो क्रिया को कर रहा है वह कर्ता हो जाएगा, इसीलिए वह जो है सहयुक्ती अप्रधाने उसको बाद लेगा और वहां पे स्वतंत्र कर्ता से कर्ता हो जाएगी। और जहां जो जिसके साथ क्रिया अन्वय नहीं हो रही है वहां सहयुक्ती अप्रधाने सूत्र लग जाएगा। समझ में आई कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ऐसा भी हो सकता था कि पिता पितरौ आगतौ, ठीक है, तो यहाँ पे द्विवचन था, तो द्विवचन के साथ पिता और पुत्र दोनों का ही संबंध था, तो यहाँ पर आप पुत्र में सह भी योग नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आप तृतीय विभक्ति नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा आगत में कौन सा वचन है, आगत में कौन सा वचन है, प्रथमा प्रथमा एक वचन है, और एक ही व्यक्ति आ रहा है, वो है पिता आ रहे हैं, और किसके साथ आ रहे हैं, पुत्र के साथ आ रहे हैं, इसीलिए पुत्र जो है यहाँ पर अप्रधान हो गया, क्योंकि पुत्र के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, पिता के अनुसार क्रिया चल रही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? कहा गया कि आप केवल इतना ही कह देते कि सहयुक्ते अप्रधाने नहीं कहते, ठीक है, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो क्या दिक्कत थी? तो एक रूप है शिष्येण सह उपाध्यायस्य गौः आगच्छति, शिष्येण सह उपाध्यायस्य गौः आगच्छति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिष्य के साथ में उपाध्याय की गौ आती है। यहाँ पे सह जो है वह शिष्य के साथ जैसे लगा है वैसे ही उपाध्याय के साथ भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम अप्रधान नहीं कहते तो शिष्य से पहले प्रधान में लगता, तो शिष्य तो प्रधान कैसे हो सकता है, प्रधान तो उपाध्याय होगा, तो उपाध्याय में यहाँ पे तृतीय विभक्ति की प्राप्ति हो जाती, उसको बांधने के लिए यहाँ पर अप्रधाने ऐसा कहा गया है। बात समझ में आ गई? कहा कि ठीक है, इस प्रयोग से सह इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये सिद्ध हुआ। लेकिन अब मैं बता रही थी सह इस अर्थ के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है, यह कहने से क्या हो जाएगा कि आप ये ऐसा भी कह सकते हैं पुत्रेण साकं पिता आगतः, ठीक है, कि पुत्र के साथ में साकम शब्द देने पर भी यहाँ पे आपने तृतीय विभक्ति लगा दी, समम शब्द देने पर भी आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे, सार्धम शब्द देने पर भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। इसी के साथ साथ में एक पंक्ति और भी कही गई है कि विनापि तद योगम तृतीया, यदि सहपद नहीं भी हो और उसके अर्थ का बोध हो रहा होगा तो हमें वहां पर भी तृतीया विभक्ति लगानी है। बात समझ में आई? यदि सहपद नहीं है किंतु उसके अर्थ का बोध हो रहा है तो वहां पर भी हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। कैसे? हाँ, कैसे? तो हम देख सकते हैं कि पाणिनि जी ने भी सूत्र लिखा है वृद्धो यूना तत्लक्षणश्चेदेव विशेषः। इस सूत्र में आप देख सकते हैं कि यूना जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति लगाई गई है, जिसके साथ में सह नहीं बोला गया लेकिन उस अर्थ का बोध हो रहा है। अर्थ का बोध होने के कारण यहाँ पे यूना में युव शब्द से हमने तृतीया विभक्ति लगाई तो हमारा यूना शब्द बन रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हुई? कोई यहाँ पे दिक्कत सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र में? आगे चलते हैं फिर। ये नांग विकारः, ये नांग विकारः, यहाँ पे कितने पद हैं? 2। कौन कौन से? 3। एक येन और त्रीणि
बहूनि पदानि सन्ति येन अङ्गः तत्र विकारः पदे वर्तेते। सुप्तिङन्तं पदम् एतद् वर्तते, अतः एव यत्र सुबन्तम् अस्ति तिङन्तम् अस्ति तदेव पदम्। अङ्ग इत्यत्र नास्ति किमपि पदम्। तिङन्तम् एव नास्ति, सुबन्तम् एव नास्ति, अतः नास्ति पदम्। ठीक है, समझ में आई? तो कितने पद हुए यहाँ पर हमारे? सरपंच ने गिर क्या मैं तो क्या इधर का आप टप्पड़ दे दो बाद में कोई देखने ये शुद्ध नहीं लेवा तो जान दर के 4 बजे दवा गंगा रतन माइक बंद कर दो, या तो आप मुझे उत्तर देते। माइक बंद कर दो गंगा रतन। तो हम लोग कहाँ पर थे कि हम ये नांग विकारः सूत्र में थे। ये नांग विकारः सूत्र कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो अंग विकारः कहा गया है वह वस्तुतः अंगी विकारः है। पहली तो बात ये ना, अंग विकारः से जो अंग विकार कहा गया है वह क्या है? अंग विकार नहीं है, वो क्या है? अंगी विकार है। ठीक, अब ये अंग कहाँ है? तो ये ना अंगेना, जिस अंग से अंग विकार का परिलक्षण हो, जिस अंग से ये पता चले कि अंग का विकार हो रहा है, उसमें तृतीया लगती है। समझ में आ गई कि नहीं? ये ना अंगेना, इसलिए आप देखिए सिद्धांत कौमुदी में भी यही कहा है, ये न अंगेना विकृतेना। ये न अंगे, जिस अंग से विकृत किसका पता चले? अंगिनः विकारः। अंग विकारः का वो विग्रह है अंगिनः विकारः। अंगी के विकार का पता चले, जिस अंग से, विकृत अंग से अंगी का पता चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? उसकी हम तृतीया विभक्ति करते हैं, उसमें हम तृतीया विभक्ति करते हैं। ठीक है ना? अंगे विकारा, अंग और अंगी। अब हम देखते हैं ये अंग क्या होता है, ये अंगी क्या होता है। ठीक है, तो एक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब अगर तर्क भाषा भी पढ़ रहे हैं तो अवयव और अवयवी। ठीक है ना? तो जैसे कि ये हमारा शरीर है, इसमें हाथ पैर आदि सब क्या हो जाएंगे? अंग हो जाएंगे। ठीक है, और जो शरीर है वो हमारा अंगी हो जाएगा। ठीक, हाथ पैर मुंह ये सभी क्या हो गए? हमारे अंग हैं, अवयव हैं। और अवयवी क्या है? वो पूरा समुदाय, यानी कि पूरा जो शरीर है वह अंगी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कि काणत्व हमारा अंग है। ठीक है ना? तो काणत्व विकार से अक्षी शब्द को परिलक्षित किया जा रहा है, इसीलिए अक्ष शब्द में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो अक्षणा काणः ऐसा बनेगा। समझ में आ गई कि नहीं? कि आंख से काना है ऐसा पता चलता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काणत्व येन अंगेन, काणत्वेन अंगेन कौन सा अंग पता चल रहा है? अक्षी का पता चल रहा है, तो इसीलिए हम उसको ऐसा कहेंगे। कहा गया कि आपने अंग विकार ऐसा क्यों कहा? तो हमने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अक्षी काणम अस्य, आंखों में काणत्व है। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अंग विकार को नहीं बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जब हम अंग और अंगी करके रूप बनाएंगे तो ही तृतीया विभक्ति होगी। यदि हम अंग और अंगी न बना करके सीधा बता रहे हैं कि एक आंख में काणत्व है, यानी कि पूर्व व्याप्त है, तो वहां पे तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी। बात समझ में आई? जहां पर अवयव और अवयवी रहेगा वही तृतीया विभक्ति लगेगी।
यदि हम एक पूरा अवयव लें और पूरा का पूरा अवयव ही खराब है तो वहां पर तृतीया विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक, बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हो काणत्व, काणा कहाँ से कोई भी होता है? आँख से। आंख से होगा। वैसे ही मान लो कि हमने कहा कि वह लंगड़ा है, तो लंगड़ा कहाँ से होगा? पैर से। पैर से होगा। मान लो हमने कहा कि वह गंजा है, तो वह गंजा कहाँ से होगा? सर से। सिर से होगा। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे पादेन खंजः अक्षणाकाणः शिरसा खल्वाटः। तो यहाँ पे जो आप देखिए कि काण केवल हम कह दे काणा है, आंख से ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? पैर से कहने की क्या आवश्यकता है? गंजा कोई पैर में थोड़ी होगा, वो सिर पर ही होगा। तो सिर से कहने की क्या आवश्यकता है? कहा कि लोक में ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं, ठीक है ना। लोक में हम देखते हैं कि ऐसा प्रयोग होता है। कैसे? जैसे गौ विप्रौ, गौ बालकौ, ऐसे में हमें पता है बालकौ दो ही हैं, लेकिन तब भी हम गौ आगे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम गौ जैसे हम वहां पे प्रयोग कर रहे हैं, वैसे ही अक्षणाकाणः, पादेन खंजः, शिरसा खल्वाटः आदि आदि हम प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई? ये सूत्र आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे चले, क्लियर हो चुका है? कोई भी समस्या हो, कोई भी शंका तो आप पूछिए इसमें। क्या? नहीं मैम, नहीं कोई डॉट नहीं। मैम ये गंजापन भी अंग विकार में आएगा? बिल्कुल हाँ, होता ही है, अंग विकार ही तो हुआ वो, क्योंकि सिर में तो बाल होने चाहिए, अगर बाल नहीं है तो सिर का विकार ही तो हुआ। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा प्रयोग करें, दिमाग से पागल है, मस्तिष्क के ना विक्षिप्त है, ये भी प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो जिसका धर्म है वहां पर आपने अवयवी और अवयव को दिखाया है, इसीलिए वहां पर विकृत होने पर यह प्रयोग होगा। ठीक है, हाँ ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने ये पता चलता है कि जहाँ पे अंगी होगा और अंग होगा और हम तब बताएं कि यह विकार हो रहा है, तो वहां पर हम जो जहाँ जैसे इन्होंने बताया विक्षिप्तत्वेन, हमने अंगी में विकार बताया, मस्तिष्क में विकार है, तो इसीलिए वहां पर भी तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। आगे अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। क्या सूत्र है? इत्थम भूत लक्षणे। कौन सा सूत्र है? इत्थम भूत लक्षणे। हाँ, लक्षणे है, लक्षणे। ठीक है, ये सूत्र क्या कह रहा है? इत्थम, इत्थम मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे। ठीक है, इत्थम मतलब ऐसे। इदम शब्द से थमुच प्रत्यय होने पर क्या बना? इत्थम बना। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे, इत्थम प्रकारेण, इस प्रकार से। क्या हुआ? भूत, भूत का मतलब क्या होता है? भूत शब्द कैसे बनेगा आप बताइए? भू धातु है, प्रत्यय द है ना? तो यहाँ पे भू धातु का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होता है भू धातु का? भू धातु का क्या अर्थ होता है बेटा? सत्तायाम, सत्तायाम। सत्ता अर्थ होता है, प्राय करके सत्ता अर्थ होता है। भू धातु का विचार अर्थ भी होता है और भी कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें से यहाँ पे हमें भू धातु का प्राप्ति अर्थ लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, इत्थम भूत लक्षणे में भू धातु का अर्थ हमें सत्ता नहीं लेकर के प्राप्ति अर्थ लेना है। ठीक, बात समझ में आ गई? हम प्रायः करके भू धातु को सत्ता में प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्राप्त्यर्थक धातु होगी जो कि चुरादी गण में पठित है। ठीक है ना, तो वहां इसका अर्थ क्या हो गया? इस प्रकार से प्राप्त हुआ, मतलब
जो ज्ञाप्य और ज्ञापक संबंध को बताए, किसी की पहचान को बताए, ठीक है, वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। बात समझ में आ गई? जो कि इत्थं प्रकारेण प्राप्तम इति लक्षणम यह विदधाति, यानी कि जो कि इस प्रकार से प्राप्त हुआ, यानी कि जो ज्ञाप्य और ज्ञापक को बताती है, वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आ गई? जैसे कि यदि कोई तापसी है, आपको कैसे पता चलेगा कि वह तपस्वी है? जटा देखेंगे। जटा देख लेते हैं हम, उसकी वेशभूषा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वस्त्रेण तापसी, वस्त्रेण सन्यासी, ठीक है ना। ऐसे ही तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। आजकल जैसे नेता है, तो नेता हमें पता चलता है, अच्छा उसने सफेद रंग का वस्त्र पहन रखा होगा तो वह नेता होगा, तो श्वेत वस्त्रेण नेता, ऐसा करके। यदि वह कोई छोटा बच्चा, कोई स्कूल का बच्चा है, तो हम उसके पीछे में बैग देखते हैं, तो स्यूतेन छात्रः, ऐसा करके प्रयोग होगा। यानी कि उसकी जो पहचान है, वहां पर हम तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। समझ में आ गई? इत्थं भूत लक्षणे भी कई बार नेट परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि इत्थं भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, जिसमें कि कई बार द्वितीय विभक्ति दे करके कंफ्यूज किया जाता है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी या तृतीय विभक्ति होगी। तो यदि निपात के द्वारा इत्थं भूत लक्षण कहा जा रहा है, तब तो द्वितीय करिएगा। यदि केवल किसी शब्दों के द्वारा आपको पहचान बताई जा रही है, तो हमें तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी, ठीक? नहीं समझा। हाँ, दो अंतर है दोनों में। वहां पर क्या होगा इत्थं भूत में, वहां पर तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर निपात के द्वारा, जैसे अनु शब्द से हम इत्थं भूत को बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो रही है कि इत्थं भूत लक्षण में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम उससे पहचाने जा रहे हैं, और वहां पे जिसको पहचाना जाएगा वहां द्वितीय हो जाएगी। हम वहां पर वृक्ष से पहचान रहे थे, तो वृक्ष में द्वितीय लगा रहे थे। यहाँ पर हम स्यूत से पहचान रहे हैं छात्र को, तो स्यूत में तृतीया लगाएंगे। लेकिन अंतर क्या है, वहां पर अनु है, यहाँ पर ये सभी शब्द नहीं होंगे, ठीक। ये अंतर को देख करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये अर्थ है, ठीक। अगला हम चलते हैं। आपको ये सूत्र क्लियर हो गया तो हम चलें, क्योंकि आज 2 सूत्र और करने हैं। हमारे पास समय है, आप लोग पढ़ने को तैयार हैं तो पढ़ाएं क्या, कि जैसा आप बताइए। पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो अगला हम चलते हैं, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, ठीक है, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। ये सूत्र में देखिए कैसे बताया है, संज्ञः अन्यतरस्याम कर्मणि, संज्ञः अन्यतरस्याम कर्मणि, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम उपसर्ग है और ज्ञा धातु, ठीक है। सम उपसर्ग रहने, ये जो सूत्र है यह विकल्प से कर्म संज्ञा भी कर रहा है और करण संज्ञा भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सम उपसर्ग यदि रहेगा और ज्ञा धातु रहे, तो वहां पर विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है और करण संज्ञा भी होती है। यही बताया है, समपूर्वकस्य जानाते है कर्मणि, समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है, यानी कि कर्म भी होगा और तृतीया विभक्ति भी हो जाएगी, ठीक। तो जैसे हमने शब्द लिया संजानीते, ठीक है, सम उपसर्ग है, या धातु से आत्मनेपद में संजानीते रूप बनेगा। तो यहाँ पर
पितरम संजानीते भी ठीक है और पितरा संजानीते भी ठीक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सम पूर्वक सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु का कर्म है पिता, तो पिता में कर्म भी होगी और पिता की ही तृतीय विभक्ति भी पिता शब्द में हो जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं? मातरम संजानीते, मात्रा संजानीते, ये दोनों ही रूप बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अस्तु। हाँ, तो ये इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग हेतु। हेतु, हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। यह कौन सा सूत्र बता रहा है? हेतु, हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थ क्लियर है? स्पष्ट हुआ? ये जैसे कि दंडेन घटः, दंड से घड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ा कैसे होगा? यदि दंड नहीं है तो घड़ा नहीं होगा, इसीलिए दंड में हेतु संज्ञा होने के कारण हम यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे? इसमें तृतीया विभक्ति लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम हेतु सूत्र देखते हैं तो यहाँ पर तत्प्रयोजको हेतुष्ट सूत्र से भी हेतु संज्ञा होती है, किंतु हमें वो हेतु नहीं लेना है। यहाँ पर हेतु का अर्थ मात्र हेतु है, मतलब कारण। ठीक है ना? जिसका कि आपके सिद्धांत कौमुदी में लक्षण भी बताया हुआ है। क्या है? द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम। मतलब क्या कहा गया है? द्रव्य आदि, आदि का मतलब क्या है? द्रव्य, गुण और क्रिया। द्रव्य, गुण, क्रिया में कुछ भी हो सकता है। द्रव्य, गुण, क्रिया। ये पीछे से आवाज न हो। पंचमी अधिकारी, आप अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। पंचमी अधिकारी अपने माइक को बंद कर दीजिए। हाँ मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे हेतु में। तो द्रव्यादि साधारणम, इसका अर्थ होगा कि द्रव्य, गुण और क्रिया में रहने वाला। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया? कि निर्व्यापार साधारणम। निर्व्यापार साधारणम का मतलब वह व्यापार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कि हम द्रव्य में उदाहरण में लेते हैं कि दंडेन घटः, यहाँ पे द्रव्य दंड है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यादि साधारण है, यहाँ पर कोई भी व्यापार नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर दंड की हेतु संज्ञा हो जाती है। ठीक है। वैसे ही हम क्रिया में भी उदाहरण में देख सकते हैं कि पुण्येन दृष्टो हरिः, हरि दिखे। कैसे दिखे? क्योंकि हमने पुण्य किया था। यहाँ पे पुण्य जो है वह क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। पुण्य से हरि दिखे हमें, तो ये यहाँ पर पुण्य जो है इसमें भी हेतु होगा, और यहाँ पर साथ में व्यापार भी दिया गया है। ठीक है। यागादि जन्य जो पुण्य हुए उससे हरि का दर्शन हुआ। ऐसे ही आप देख सकते हैं गुण के प्रति भी हेतु का उदाहरण क्या है? पुण्येन ब्रह्मवर्चसम, कि वह उसका इतना पुण्य है कि वह ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त हुआ। यहाँ पर पुण्य जो है वह गुणवाची शब्द है, ब्रह्म वर्चस्व का। ठीक है। तो हम देख सकते हैं घट के प्रति जो दंड कारण था वह हेतु जो है, हेतु का मतलब कारण हुआ। यहाँ पे हम दो प्रकार से चीज देख रहे हैं, कारण और करण में क्या अंतर है। ठीक है ना। कारण और करण में अंतर आप लोगों ने तर्क भाषा में भी पढ़ा होगा कि कारण तो हम सामान्यतया सबको ही कह देंगे, लेकिन यदि हमें करण बताना है तो हम कहेंगे व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम।
वो ही करण यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ करण में व्यापार का होना आवश्यक है, और हेतु मतलब कोई भी कारण होगा उसको हम कारण कहते हैं। ठीक है, यानी द्रव्य, गुण या कर्म। तो देखिए, द्रव्य में घड़े के प्रति कौन सा कारण है, तो द्रव्य में दंड का कारण हुआ। उसी प्रकार से हम देखते हैं हरि के का दर्शन में कौन सा कारण हुआ, तो पुण्य हुआ। ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हमें कैसे हुई, तो हमें इसलिए हुई क्योंकि हमारे में पुण्य था। तो यह गुणवाचक में हमारे पास पहुंच गया। अब हम चलते हैं करण। करण जैसे कि रामेण बाणेन हतो बाली। इसमें आप देखिएगा कि बाण के छेदन के उपरांत क्या होता है, बाली मर जाता है। तो यहाँ पे बाण में एक क्रिया है कि बाण छेदन कर रहा है, इसीलिए बाण की कौन सी संज्ञा हो गई, करण संज्ञा हो गई। समझ में आई? करण और हेतु में अंतर क्या है? हेतु मात्र कारण है, और करण का मतलब होता है व्यापारवत असाधारण कारण। व्यापार यानी कि क्रिया उसके अंदर होनी चाहिए और वह असाधारण कारण होना चाहिए, उसी को हम करण कहते हैं। आपके सिद्धांत कौमुदी में भी हमारे लिखा हुआ है कि क्रिया मात्र विषय व्यापार नियतम। क्रिया मात्र का विषय और नियत व्यापार को ही हम करण कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अगला है, एक वैसे कहा गया कि एक लाइन है कि अध्ययनेन वसति। यहाँ पे हम तृतीया विभक्ति कैसे करेंगे? क्या यह हेतु है? यह हेतु नहीं है, यह तो फल है। तो उसके लिए कहा गया कि फलम अपि इह हेतु। हेतु में हम फल को भी ले सकते हैं। वह क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। तो पढ़ना यहाँ पर फल है, और अध्ययनाय वसति, अध्ययनेन वसति, ये दोनों के दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रायः करके प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे, आवाज आ रही है बेटा पीछे से। लीलाधर शर्मा, पंचमी अधिकारी, आपने माइक को बंद करें। यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो ही पूछें। हाँ ठीक है, अगला हम चलते हैं। अपने माइक को म्यूट करके रखिए, फोन को म्यूट करके रखिए। बस 2 वार्तिक और है, तो इसलिए मैं सोच रही 2 वार्तिक करके हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। दो वार्तिक कर लिया जाए, आप लोगों की क्या राय है? मैडम आपकी जो राय है वही राय है सबकी है। जी जी ठीक है, तो सारे बच्चे पर अपने माइक को म्यूट कर लें। बस 2 वार्तिक है, 2 वार्तिक को सुनना है, तो आप अपने माइक को कृपया करके बंद कर लें। ठीक, तो हम चलते हैं। हम लोग हैं अलम शब्द के योग में कभी तृतीया विभक्ति भी देखने को मिलती है, कभी द्वितीया विभक्ति भी देखने को मिलती है। जैसे अलम श्रमेण, अलम कोलाहलेन, यह मतलब कि कोलाहल मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे अलम शब्द के योग में कैसे तृतीया विभक्ति हो रही है, उसके लिए वार्तिक क्या है कि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। कौन सी वार्तिक, कौन सी लाइन है? पक्किका इसको कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी के मध्य में कुछ ऐसी पंक्ति होती है जो कि कुछ शब्दों को सिद्ध कर रही है, उसको हम पक्किका कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। जो गम्यमान जो क्रिया होती है वह भी कारक विभक्ति में प्रयोजन होती है, यानी कि हेतु होती है। तो जैसे अलम श्रमेण कह रहा है कि अभी श्रम करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कोई वैसी भूमि है जो कि जिसमें कोई कुछ उग नहीं सकता, बंजर भूमि है, उसमें यदि कोई श्रम कर रहा है तो उसको कहा गया अलम श्रमेण, कि अभी श्रम नहीं करो। ठीक है, कि उसमें अभी धान्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं? अलम श्रमेण, ठीक, श्रम से अब कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से एक और वार्तिक है
कौन सा वार्तिक है? अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अभी आपने सविता मैम से संप्रदान कारक में पढ़ा होगा कि दान यदि देने का योग हो तो देने में हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कब करेंगे? जब वह शिष्ट अर्थ में होगा, और यदि वही अशिष्ट अर्थ में है, वह ठीक नहीं है। शिष्ट और अशिष्ट का मतलब है कि वेद में कहा गया सही है तब तो ठीक है, यदि वेद में उसको गलत कहा गया है तो वहां पर यदि हम कुछ देते हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई किसी ऑफिसर को तो अधिकारी भी उत्कोचम संयच्छते, वह क्या करता है? वह रिश्वत देता है किसी ऑफिसर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह अशिष्ट है, यह गलत है, धर्म के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार से आपकी हमारी सिद्धांत पंक्ति में भी कहा गया है कि दास्या संयच्छते कामुकः, जो कामुक है वह दासी को कुछ भेंट देता है। यहाँ पे जो दासी को वो जो भेंट दे रहा है वह स्वच्छ विचार से नहीं दे रहा है, इसीलिए यह अशिष्ट व्यवहार के कारण हम यहाँ पर कौन सी विभक्ति कर देंगे? तृतीय विभक्ति कर देंगे। धर्म के अनुसार उसको भार्या को देना चाहिए, इसलिए भार्या को यदि वह देगा तो वहां पर पत्नी को यदि वह कुछ देता है तो वहां पर तो चतुर्थी होगी, किंतु यदि वही कामुक दासी को कुछ दे रहा है वह धर्म नहीं है, इसीलिए वहां पर हम तृतीया का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने 5 सूत्र पढ़े जिसके द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्गीय तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, येनांग विकारः, इत्थम भूत लक्षणे, संयोन्य तरस्याम कर्मणि। और हमने 2 वार्तिक पढ़े, कौन से? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम और अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे। एक हमने पक्किका भी पढ़ी थी, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, ठीक है। ये सब जो है ये तृतीया विभक्ति कर रहे थे। इसमें से संयोन्य तरस्याम कर्मणि, विकल्प से एक बार कर्म संज्ञा करता है, एक बार करण संज्ञा करता है। इसके अलावा भी हमारे पास में 4 सूत्र और भी हैं जो कि विकल्प से और भी संज्ञा कर रहे हैं और करण संज्ञा भी कर रहे हैं। जैसे सर्वनामन तृतीया च, ये षष्ठी विभक्ति भी करता है और तृतीया विभक्ति भी कर रहा है। सर्वनाम से तृतीया विभक्ति है, जैसे केन हेतुना, अनेन हेतुना, ऐसा करके, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि दूरांतिकार्थेषु द्वितीया च, ये कह रहा है कि दूर और आंतिक शब्द से द्वितीया और तृतीया दोनों के दोनों विभक्ति होती है और पंचमी भी होती है। तो दूराद आगच्छति, दूरेण आगच्छति और दूरम, ये सारे तीनों के तीनों शुद्ध हैं। ये सब भी आपकी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, जिसको उस प्रसंग में जब ये प्रसंग चलेगा तब और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्तोक, अल्प आदि में भी तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र है आपका करणेच स्तोकाल्प कृच्र कतिपयस्य असत्वस्य। ये स्तोक में, अल्प में, कृच्र में, कतिपय, इन सभी में तृतीय विभक्ति करता है करण अर्थ रहने पर, ठीक है। और साथ ही साथ में पंचमी विभक्ति भी करता है। स्तोकेन स्तोका, दोनों के दोनों रूप बनेंगे। ऐसे ही आपकी तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ये तीनों विभक्ति को करने के लिए सूत्र है पृथक विना नानाभिः तृतीयान्य तरस्याम। ये तृतीया भी करता है, द्वितीया भी करता है और पंचमी विभक्ति भी करता है, ठीक है। तो और ऐसे ही पंचमी और तृतीया दोनों को दोनों करने वाला विभाषा गुणे स्त्रियाम, जहाँ पे गुण होगी
वहां पे विकल्प से पंचमी भी होगी और तृतीया भी होगी। जैसे जाड्यात और जाड्येन, ये दोनों के दोनों रूप बनते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पढ़ा कि तृतीया में क्या क्या चीजों का प्रयोग होता है, जिसमें कि हमने पढ़ा 4 सूत्र नित्य कर रहे हैं। कौन कौन सा सूत्र कर रहा है? पहला सूत्र अपवर्गे तृतीया, बोलिए अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने अपवर्गे तृतीया। ये सह के योग में हुई। येनांग विकारः, येनांग विकारः। और संयोन्यतरस्याम कर्मणि, संयोन्यतरस्याम कर्मणि, तरस्याम कर्मणि, भूत लक्षणे, इत्थम भूतलक्षणे। और 2 वार्तिक और पढ़े। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। बोलिए अशिष्ट व्यवहारे, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये इतने सूत्र तो हमने आज पढ़े हैं। जो मैंने बचे सूत्र दिखाए वो सूत्र हम जहाँ प्रसंग पड़ेगा वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना कह करके ही आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। प्रणाम जी। खुश रहिए। प्रणाम। তো বন্ধ হয়েছে না? শেষ করলেন? না হয় না হয় না। आपकी कक्षा मैडम आज बहुत उपयोगी रही। थैंक यू। डॉक्टर साधना शर्मा, जी जी, आपकी कक्षा बहुत उपयोगी रही। और हमारी छात्रा देविका दास, वो कुछ बोलना चाहती है आपसे। आसाम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पक्ष से मैम आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साधना शर्मा मैम और डॉक्टर सविता आर्या मैम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर और रहकर इसी के साथ आज का ये कक्षा जी धन्यवाद मैम। और इसी के साथ आज का ये कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम 3 बजे की कक्षा में। 3 बजे, हाँ 3 बजे फिर आप लोगों की कक्षा होगी धन्यवाद। कारक पे संप्रदान कारक। जी धन्यवाद मैम। शुभकामनाएं।